और ये शुरुआत करूं उससे पहले आपको एक दिखाता हूं तस्वीर, जो तस्वीर हिला देने वाली है। तूफान के बाद की तस्वीर है, देखिए पूरी सड़क बैठ गई है देखते ही देखते, एक नजर में, कुछ सेकंड में। तस्वीरें मैं आपको बैंकॉक के दिखा रहा हूं। जिस तूफान की हम बात करेंगे आपको दिखाऊंगा, तूफान का असर है थाईलैंड में बड़ी तबाही हुई है, इससे ज्यादा तबाही हुई है। रही पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, पिछले कई दिनों से मैं आपको दिखा रहा था, आई लव मोहम्मद। आज शुरू हो गया है आई लव महाकाल। लगभग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हैदराबाद, कोई शहर और राज्य बचा नहीं था जहां आई लव मोहम्मद का प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। ये प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से आप देख रहे थे, लेकिन इस प्रोटेस्ट के जवाब में एक नया प्रोटेस्ट शुरू हो गया। आई लव मोहम्मद के जवाब में हिंदू संगठनों ने आई लव महाकाल प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। ये आप देख रहे हैं आई लव महाकाल के पोस्टर। अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही थी आई लव मोहम्मद की। अब यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर गरबा के दौरान आप देख रहे हैं लोग खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है ये उसको जवाब है। इसके बाद देखिए बनारस लिए चलता हूं, वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां भी आई लव महादेव के पोस्टर लेकर खड़े हुए साधु संत। सत्य है, शिवानंद है, शिवानादि है, शिव भगवंत है। दूसरी तस्वीर देखिए, यह भी वाराणसी की तस्वीर है जहां साधु संतों के हाथ में आई लव महादेव के पेपर आप देख रहे हैं। जवाब देने के लिए महादेव की फौज तैयार है और उसमें हमारे 10 लाख से ज्यादा नागा फौज है। साहब के नाम पर एफआईआर बंद करो, कतरा कतरा बह जाएगा, हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। एफआईआर के कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? ये सोशल मीडिया उठा के देखिए, एफआईआर डरने वाला मुसलमान नहीं है। आई लव मोहम्मद अगर तुम करते हो तो अपने घर में करो जाके ना। और यह एक टारगेट बनाया जा रहा है कि किसी प्रकार से दंगा फैले। आपकी गाड़ियां भर के लेकर जाओ, फिर भी मुसलमान यहाँ जमा रहेंगे, कितनों को भरोगे सर? इस तरह से दिखाई दे रहा है कि हमें कहीं ना कहीं कानून उल्टा हमारे ऊपर पाबंदियां लगाता है, बाकी चीजों में नहीं। सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं। पहले आई लव यू उधर था मोहम्मद के लिए, अब इधर भी है महादेव के लिए और महाकाल के लिए। शहर दर शहर मुसलमान सड़कों पर उतर रहे, बैनर पोस्टर लहराते रहे और मोहम्मद के लिए प्यार का इजहार करते रहे। आपकी कचहरी और आपके पुलिस स्टेशन भर जाएंगे एफआईआर से, मगर कोई भी पीछे नहीं हटेगा। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करना या लिखना या बोलना अगर गुनाह है तो हम तमाम उम्मत मुस्लिमा इस गुनाह को करने के लिए तैयार है। हमें किसी भी हाल में अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। क्या मोहब्बत में
हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। फिर हिंदुओं की भावनाएं भी अपने महादेव और महाकाल के लिए हिचकोले मारने लगी तो वाराणसी से लेकर उज्जैन तक पोस्टर लहराए गए और सीधे कट्टरपंथियों को संदेश दिया गया, आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद। इस प्रकार सड़कों में घूम घूम करके जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह हमको शंका हो रहा है कि इसमें कोई बड़ी साजिश की बुआ रही। 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। ये सच है कि इस तरह की धार्मिक भीड़ जब सड़कों पर निकलती है तो आम आदमी डरता है, घबराता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं सियासतदान असदुद्दीन ओवैसी, क्या कह रहे हैं। हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, हर मुसलमान मोहम्मद से प्यार करता है। महबूबा मुफ्ती अध्यक्ष पीडीपी की वो कह रही है, अगर लोगों ने जबरन जय श्री राम बुलवाना गुनाह नहीं है लोगों से, तो लव मोहम्मद कैसे गुनाह हो गया। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, ये 3 अल्फाज आई लव मोहम्मद कहां से गैर कानूनी हो गए। इकरा हसन कह रही है सांसद समाजवादी पार्टी की, अगर हर मजहब पर इसी तरह से आपत्ति शुरू हो जाए तो हम कहां खड़े होंगे। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, आस्था ठीक है लेकिन आस्था को सड़क पर नजारा बनाना गलत है। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी नेता कह रहे हैं, कुछ लोग आस्था को अराजकता का बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए इन सियासतदानों को। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए जो यूपी में, क्या गलत है एकदम। भाई मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है। वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। इसमें तो कोई केस, और मैं तो चाहूंगा कि अदालत फटाफट इस चीज को जो है दुरुस्त करें। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं है, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है, नहीं तो इनको वोट चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो SIR करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे। अस्मिता और आस्था को उद्दंडता और अराजकता का बंधक बनाने की अगर कहीं कोशिश हो रही हो तो ये स्वीकार नहीं है। और जो लोग जो है वो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है वो केवल पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हुकूमत को ये बताना चाहिए कि आई लव मोहम्मद कहना ये कानूनन जुर्म है या इसकी इजाजत है। अगर इजाजत है तो मुकदमा क्यों किए जा रहे हैं, और अगर इजाजत नहीं है तो इसका ऐलान कीजिए कि आई लव मोहम्मद कहने वालों को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। अब देखिए लोगों को कैसे गुमराह किया जा रहा है। पुलिस ने कहीं भी आई लव मोहम्मद लिखे जाने की वजह से FIR नहीं की है। लोगों को लेकिन भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद लिखा था इसलिए FIR हुई। सच क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देश भर में जो बवाल हो रहा है उसकी शुरुआत कानपुर से हुई है। मुस्लिम पक्ष आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर FIR हुई, उसका यह कहना है मुस्लिम पक्ष का। मुस्लिम पक्ष कह रहा है जुलूस में आस्था का पालन करने पर एक्शन हुआ, लेकिन कानपुर पुलिस ने FIR और एक्शन को लेकर दावा किया है। कहा FIR आई लव मोहम्मद लिखे बैनर को लेकर नहीं हुई है, बल्कि गलत जगह टेंट लगाया गया था। बैनर लगाकर नई परंपरा शुरू कर दी गई थी, यानी सड़क पर टेंट लगा दिया गया था। पुलिस ने कहा इसे पीछे करो, उसे पीछे किया गया और बाद में नई परंपरा का विरोध हुआ तो दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ दिए गए। ये पोस्टर फाड़ने की वजह से FIR हुई। माहौल बिगाड़ने के आरोप में कानपुर पुलिस ने केस दर्ज किया। BNS की धारा 96 और 299 के तहत केस दर्ज हुआ। दो समुदायों में दुश्मनी बढ़ाने और नफरत फैलाने पर यह धारा लगती है। जुलूस के आयोजक समेत 25 लोगों पर केस दर्ज हुआ, लेकिन सोचिए किसी तरह की कोई गिरफ्तारी इस मामले में अब तक नहीं हुई है। लेकिन क्या प्रदर्शन से FIR हट सकती है? कानून के जानकार मानते हैं FIR सीधे रद्द या वापस नहीं होती, या तो FIR के बाद चार्जशीट बनती है और फिर जांच होती है।
एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करनी होती है। कोर्ट जाइए, साबित करना होता है एफआईआर निराधार और झूठी है, एफआईआर क्वैश होती है। अदालत तथ्यों की समीक्षा के बाद एफआईआर रद्द कर सकता है। लेकिन जिन लोगों को सड़क पर लाया जा रहा है आई लव मोहम्मद के नाम पर, उन्हें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि इस वजह से एफआईआर कर दी गई, सड़क पर आ जाओ, और वो सड़क पर आ रहे हैं। सच किसी को नहीं पता। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, लेह में हिंसा के पीछे कांग्रेस बीजेपी आरोप लगा रही है। लेह में बड़ा प्रदर्शन हुआ, सड़कों पर उतरे थे हजारों लोग। अब देखिए, यहां के अलावा हिंसा शुरू हुई। बीजेपी ऑफिस देख रहे हैं, बीजेपी का झंडा उतार कर फेंक दिया गया है। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप भीड़ को देख रहे हैं, भीड़ ने बीजेपी का झंडा हटा दिया और उसके बाद वहां आगजनी शुरू की है, पत्थरबाजी शुरू की। बीजेपी दफ्तर में जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हें फूंक डाला है। ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें देख रहे हैं। बीजेपी ऑफिस देख रहे हैं, चारों तरफ से धुआं निकलता नजर आ रहा है। बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में तोड़फोड़ हिंसा की गई। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दावा किया कि इसमें कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का काउंसलर शामिल है, जिसे आप देख रहे हैं, जिसने मुंह पर मास्क लगा रखा है। अमित मालवीय ने तस्वीर ट्वीट की और कहा कांग्रेस का नेता, करीबी काउंसलर जो था वहां खड़ा था और वो आग लगवा रहा था। देखिए जरा ये हिंसा क्यों हुई आपको बताऊंगा, लेकिन एक और तस्वीर देखिए। जितनी गाड़ियां थी उनमें आग लगा दी गई, फूंक दी गई गाड़ियां। उसके बाद पुलिस पर हमला किया गया, सीआरपीएफ पर हमला किया गया। ये पुलिस वैन देख रहे हैं, पुलिस वैन को भी आग लगा दी गई है। लेह में हजारों की भीड़ बेकाबू हो गई। बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी गई। लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर यह हिंसा भड़की। कुछ ही देर बाद बीजेपी ने हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। क्या कांग्रेस ने लेह में भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया? बीजेपी ने हिंसा में कांग्रेस के हाथ के सबूत दिखाए। तो मैं तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र में कुछ बोलते हैं, बिहार में कुछ बोलते हैं, ये दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाना बंद करिए। जैन जी ये चाहती है कह के मोमबत्ती यहां से लगा देते हैं एनसीपी के माध्यम से, दूसरे ये चाहते हैं करके मोमबत्ती ऊपर से लगा देते हैं। तो ऊपर से नीचे से दोनों से अगर मोमबत्ती जलेगा तो दुनिया आपकी हिपोक्रेसी देखेगी। तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं आखिर इस हिंसा के पीछे वजह क्या है, कैसे यह हिंसा शुरू हुई।
दरअसल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। ये पीछे आप देख रहे हैं बीजेपी ऑफिस में जो आग लगाई गई, छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हुई। लेह में बीजेपी ऑफिस में आग लगाई गई, सीआरपीएफ की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। सोशल मीडिया पर लद्दाख बंद की अपील की गई थी। लोगों से लेह से हिल काउंसिल पहुंचने को कहा गया था। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने पोस्ट किया, इसमें कांग्रेस पार्षद की तस्वीर साझा की। कांग्रेस पार्षद फुटसोंग स्टैंजिन मौके पर दिख रहा है। अमित मालवीय ने तस्वीर शेयर कर कांग्रेस पर हमला बोला। बवाल के बाद जिला प्रशासन ने जुलूस, रैली, मार्च पर बैन लगा दिया। पहले से लिखित अनुमति के बिना रैली या मार्च नहीं निकाली जाएगी। प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह एक्शन लिया गया है। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा। वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और वो क्या कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई। 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से, और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूंगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में। तो मैं तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र में कुछ बोलते हैं, बिहार में कुछ बोलते हैं, ये दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाना बंद करिए। जैन जी ये चाहती है कह के मोमबत्ती यहां से लगा देते हैं एनसीपी के माध्यम से, दूसरे ये चाहते हैं करके मोमबत्ती ऊपर से लगा देते हैं। तो ऊपर से नीचे से दोनों से अगर मोमबत्ती जलेगा तो दुनिया आपकी हिपोक्रेसी देखेगी। जब हमने सुबह यहाँ पर सीआरपी पुलिस को डिप्लॉय किया था, जो पुलिसकर्मी हैं उनके हाथ में लाठियां दी गई थी, लेकिन सीआरपीएफ के लोग गाड़ी के बीच में बैठे हैं और उनको जलाने का प्रयास किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हम अपने जवानों की जान इसी प्रकार से जाने देंगे? कुछ लोग डायरेक्टर जनरल पुलिस जो कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, उनकी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर मारे जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इसके पीछे कोई साजिश करने वाले लोग नहीं हैं? वो इस लद्दाख के शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए आए हैं। यहाँ इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आइए आपको बताऊं, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन इस प्रदर्शन को करने के पीछे थे सोनम वांगचुक। लगभग पिछले 10-15 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रदर्शन के दौरान जो लोग इकट्ठा हो रहे थे और उन्होंने ही ये हिंसा की है, कहा जा रहा है। कह सकते हैं कि क्या उनका तरीका सही था, मगर फिर मैं सोचता हूं उन्होंने कोई हिंसा तो नहीं की, सिर्फ आवाज उठाई। आपको बताऊं सोनम वांगचुक कौन है, और इन्होंने इस हंगामे और हिंसा के बाद अपना प्रदर्शन अनशन वापस ले लिया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। वांगचुक ने युवाओं से हिंसा रोकने की अपील की है। हिंसा को वांगचुक ने लद्दाख के लिए दुखद दिन बताया है। उन्होंने कहा, हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे, लेह से दिल्ली तक पैदल चलकर गए, अनशन किया है, आज शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं। हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि इसे रोक दें। यह लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, इससे स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जाएगी। हम लद्दाख और देश में अस्थिरता नहीं चाहते हैं। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। मांगे पूरी नहीं करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बंद बुलाया। वांगचुक के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली थी। वांगचुक के नेतृत्व में छात्रों की 4 मांगे। पहली मांग, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी मांग, संवैधानिक सुरक्षा 6वीं अनुसूची के तहत दी जाए। तीसरी, करगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाई जाए। चौथी मांग है, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। 59 साल के वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने फिल्म 3 इडियट्स देखी होगी, जो आमिर खान का किरदार था वो वांगचुक से ही प्रेरित था। लद्दाख के रहने वाले एक इंजीनियर है वांगचुक। बच्चों को पढ़ाने और विज्ञान को बढ़ावा देने का काम किया है उन्होंने। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है, बड़ा मिसहैंडल हुआ है लद्दाख। जिस तरह जम्मू कश्मीर मिसहैंडल हुआ है, उसी तरह लद्दाख भी हुआ है। जहां वो बात सही है, वहां ये भी है कि जो वायलेंस है वो बिल्कुल गलत है। वायलेंस को हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो लद्दाख के लोगों के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत करे। वो प्रोटेस्ट आज थोड़ा ही कर रहे हैं, प्रोटेस्ट तो काफी अरसे से वो कर रहे हैं। जब से
स्टेट उनका यूनियन टेरिटरी बना तब से ही वो 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो वायलेंस के ऊपर आ गए अब, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फैसला होना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया। ये सरकार का कहीं फेलियर है, ये गृह मंत्रालय का कहीं फेलियर है कि आज 4-5 साल बाद भी आप किसी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, वहां पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र की तरफ से जो योजनाएं आप भेजते हैं वहां पहुंच नहीं पाती। इसका ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाएं। तो राइट, खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और नए बाबा सामने आ गए हैं। बाबा का डर्टी गेम आपको बताने जा रहा हूं। दिल्ली में बाबा पर 17 लड़कियों ने आरोप लगाए। बाबा का डर्टी गेम, बाबा को देखिए जरा। बाबा का दिल्ली में आश्रम था, बाबा फिलहाल फरार हैं। ये बाबा की तस्वीर आप देख रहे हैं। बाबा पर 17 लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए। Very much Shagun Agarwal for coming all the way from Hyderabad and fitting us into your busy schedule. Swamiji, this is Shagun Agarwal. She's come from Nizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad. बाबा को स्वामी जी भी कहा जा रहा है। अब अगली तस्वीर देखिए जरा। बाबा का लंबा चौड़ा आश्रम, आश्रम भी है, इंस्टीट्यूट भी है, यहीं बाबा हुआ करता था। बाबा फिलहाल आश्रम में नहीं है। पुलिस बाबा को शिद्दत से तलाश कर रही है। लंबी चौड़ी इमारत जो आप देख रहे हैं, यही बाबा का आश्रम है और यही इंस्टीट्यूट भी है। यहां पढ़ने वाली लड़कियों ने आरोप लगाए। अगली तस्वीर देखिए। ये गाड़ी बाबा के बेसमेंट से बरामद हुई है, वॉल्वो की गाड़ी, और गाड़ी में जो नंबर प्लेट है वो भी खास है। डर्टी गेम वाले बाबाओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त में एक बाबा यह भी जुड़ गया है। नाम है स्वामी चैतन्यानंद। एक आश्रम की ओर से चलाए जा रहे इंस्टीट्यूट का हेड हुआ करता था। पद और कद दोनों थे, तो फायदा उठाकर शर्म और नैतिकता को हजम कर गया। अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली गरीब कोटे की छात्राओं को मैसेज भेजने लगा। लिखता था, मेरे कमरे में आ जाओ, तुमको मैं विदेश ले चलूंगा और तुमको कोई खर्च भी नहीं करना होगा। लड़कियां नहीं आती थीं, तो परीक्षा में फेल कराने की धमकी दे डालता था। बाबा ने 3 वार्डन को भी अपने डर्टी गेम का हिस्सेदार बनाया। वो महिला वार्डन लड़कियों से जबरन व्हाट्सएप चैट डिलीट करवाती थी। पुलिस को बाबा के ऐशो आराम के सबूत मिले हैं। बेसमेंट में खड़ी कार मिली है। बाबा के फर्जीवाड़े के सबूत भी मिल रहे हैं। वॉल्वो कार पर अवैध यूएन नंबर प्लेट मिली है। जब से बाबा का कच्चा चिट्ठा खुला है, वो फरार है, लेकिन पुलिस अब उसके गुनाहों की कुंडली के राहु केतु की गणना में जुट गई है। और आइए आपको बाबा की डर्टी कहानी सुनाता हूं। क्या आरोप है बाबा पर? बाबा आखिर कैसे लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा था? ये पीछे जो आप देख रहे हैं, बाबा का आश्रम। दिल्ली में एक आश्रम के पूर्व प्रमुख और छात्राओं ने आरोप लगाया इन पर। बाबा का नाम है स्वामी चैतन्यानंद। बाबा पर छात्राओं ने गंदी बातें करने और छूने की कोशिश का आरोप लगाया। आरोपी बाबा छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है इस पर। आरोपी बाबा लड़कियों को व्हाट्सएप पर मैसेज करके बुलाता। बाबा लड़कियों को लिखा करता था, मेरे कमरे में आ जाओ, तुमको मैं विदेश ले चलूंगा और खर्च भी नहीं करना होगा। अगर लड़कियां नहीं आती थी तो एग्जाम में फेल करने की धमकी देता था। बाबा ऐसा शातिर था कि लड़कियों को विदेश ले जाने का लालच देता था। बाबा के साथ स्टाफ की 3 महिला वार्डन भी आरोपी हैं। ये महिलाएं छात्राओं को धमकाती थी और चैट डिलीट करवाती थी। छात्राएं श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की हैं। यह इंस्टीट्यूट दिल्ली के वसंत कुंज में है। स्वामी चैतन्यानंद इसी शारदा यूनिवर्सिटी का प्रमुख है। वो सभी छात्राएं ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप के तहत पीजी डिप्लोमा कर रही थी, यानी गरीब वर्ग और परिवार से थी। बाबा के खिलाफ 4 अगस्त को दिल्ली के वसंत कुंज में एफआईआर हुई। 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिसमें 17 ने आरोपों की पुष्टि की है। बाबा की करतूतों के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। 50 से ज्यादा छात्राओं के मोबाइल फोन की जांच हो रही है। सभी डिवाइस में मोबाइल चैट डिलीट मिले हैं। आरोपी बाबा के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। बाबा जिस इंस्टीट्यूट का प्रमुख था, वहां से यह गाड़ी वॉल्वो कार बरामद हुई है। कार पर भी फर्जी यूएन नंबर है। फिलहाल बाबा फरार है और पुलिस को आखिरी लोकेशन बाबा की आगरा मिली है। पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है।
इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और जितने भी अक्यूज्ड हैं या को अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लिया जाएगा। मैम, जो गाड़ी वहाँ इंस्टीट्यूट के बेसमेंट से बरामद हुई उसके बारे में क्या जानकारी है और क्या वो सीज कर दी गई है? वो एक वॉल्वो गाड़ी है और वो बेसमेंट में मिली थी सर्च के दौरान और उसमें एक फेक नंबर प्लेट भी यूएन का लगा गया था और उस पे अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ में केस दर्ज किया। अब आइए, अब मैं आपको लिए चलता हूं बाबा के साम्राज्य में। कितना बड़ा साम्राज्य है बाबा का। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का असली नाम है पार्थ सारथी। मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है। ये 16 साल से आदतन अपराधी है और लड़कियों से छेड़खानी के कई मामले हैं इस पर। करीब 12 साल से दिल्ली के आश्रम में रह रहा था। अब तक बाबा के खिलाफ कुल 5 केस दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली में पहले से धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का 2 केस दर्ज हैं। 2019 में दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में केस दर्ज किया गया था। 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। इस केस में चैतन्यानंद गिरफ्तार हुआ था और बाद में उसे जमानत मिल गई थी। पहले भी छेड़खानी के 2 मामले उड़ीसा में दर्ज है इस पर। बाबा पर मठ के साथ भी धोखाधड़ी करने की बात सामने आई। मठ की शिकायत पर इसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। अपनी वॉल्वो गाड़ी में कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट का भी इस्तेमाल करता था, यानी फर्जी नंबर प्लेट भी इस्तेमाल करता था। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर इसके इंस्टीट्यूट कहिए या आश्रम कहिए, वहां तक पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में यह कितना बड़ा आश्रम है और इसी आश्रम के अंदर एक मैनेजमेंट का संस्थान है जहां पर कई लड़कियां पढ़ती हैं। पुलिस ने 32 लड़कियों के बयान दर्ज किए हैं और उनमें से 17 लड़कियों ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़खानी और रेप की कोशिश के आरोप लगाए हैं। तो संस्थान ने इस बाबा को निकाल दिया है। फिलहाल यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन संस्थान की ओर से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि स्वामी को इस पीठ से निकाल दिया गया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, शहबाज शरीफ जो ख्वाब देखा करते थे, सपना देखा करते थे, आज वो सपना पूरा हो गया उनका। ट्रंप से मिले, घर पर घिर गए शहबाज शरीफ। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, सालों से सपना देख रहे थे कि ट्रंप से कब मुलाकात होगी और आखिरकार हो ही गई। ट्रंप से शहबाज मिले और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है हाथ नहीं छोड़ रहे थे ट्रंप का, लेकिन कुल जमा मुलाकात सिर्फ 36 सेकंड की हुई है। जी हां, 36 सेकंड की मुलाकात हुई है, जो लगभग दशकों से ख्वाब था उनका। लोग कह रहे थे कि हाथ पकड़े, हाथ छोड़ नहीं रहे, ट्रंप हाथ छुड़वाना चाह रहे हैं। और देखिए ट्रंप के साथ एक कहानी क्या हुई। ट्रंप निकले, यूएन में थे, यानी संयुक्त राष्ट्र में। जैसे ही एस्केलेटर पर ऊपर चढ़ने के लिए चढ़े, एस्केलेटर बंद हो गया। उनके पहुंचने से पहले तक ये एस्केलेटर चल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रंप वहां तक पहुंचे वो बंद हो गया। उनकी पत्नी देखिए एस्केलेटर पर चढ़ते हुए गई हैं, चलते हुए, और फिर पीछे पीछे ट्रंप भी चल कर गए हैं। इस बात से बहुत गुस्सा और नाराज और आग बबूला है ट्रंप। पाकिस्तान और शहबाज का फिर दुनिया में मजाक उड़ रहा है। जो शहबाज ट्रंप से मिलने के लिए मरे जा रहे थे, पहली बार उनसे सामना हुआ तो शहबाज इतने उतावले हुए कि ट्रंप का हाथ ही छोड़ने को तैयार नहीं थे। दिखा ऐसे रहे थे जैसे ट्रंप से पुरानी दोस्ती और बड़ा खास याराना है, लेकिन जैसे पिछले महीने चीन में पुतिन और जिनपिंग ने शहबाज को ज्यादा भाव नहीं दिया था, वैसे ही ट्रंप ने 36 सेकंड में शहबाज से हाथ छुड़ा लिया और दिखा दिया कि पाकिस्तान कोई पार्टनर या दोस्त नहीं, बस जरूरत के लिए अमेरिका का मोहरा है। देखिए ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बिना वजह किसी से नहीं मिलते हैं। शहबाज को फिर भी 36 सेकंड दे दिए हैं। देखिए क्यों मिले हैं शहबाज से, यहां भी क्या वजह है। जो शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए बेकरार थे और पीएम बनने के बाद 3 साल से कभी ट्रंप से नहीं मिले, यह पहली मुलाकात है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहुंचे शहबाज की मुराद पूरी हो गई, लेकिन ट्रंप से उनकी मुलाकात उपलब्धि से ज्यादा शर्मिंदगी बन गई,
क्योंकि ट्रंप और शाहबाज की बात सिर्फ 36 सेकंड हुई। गलियारे में चलते चलते ट्रंप ने हाथ मिलाया और जरा सी बात की है। जो ट्रंप मोदी से मिलने पर घंटों बात करते हैं, गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, वो अरब इस्लामिक समिट की बैठक में बाकी नेताओं की तरह ही शाहबाज से मिले। इसके बाद ट्रंप ने पाकिस्तानी पीएम के साथ अलग से कोई बैठक नहीं की। हालांकि खबर यह है कि मुनीर और शाहबाज के साथ ट्रंप बैठक करेंगे। जानकारी मानते हैं इसका भी मकसद है पाक से रिश्तों की बजाय अमेरिका के हित। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में एक एयरबेस है, बगराम एयरबेस, उस पर कब्जा चाहते हैं और उस पर कब्जे के लिए जरूरत है पाकिस्तान की। नाटो सेनाओं के अफगान छोड़ने से पहले इस पर अमेरिका का ही कब्जा था, जो अफगानिस्तान में एयरबेस है। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इसके लिए राजी नहीं है। वो मुनीर और शाहबाज को तालिबान पर दबाव डालने के लिए मना रहे हैं। ट्रंप जंग रुकवाने का दावा कर बार बार नोबेल पुरस्कार की दावेदारी भी कर रहे हैं। शाहबाज और मुनीर से मुलाकात कर ट्रंप मुस्लिम देशों का समर्थन मांग सकते हैं, उन पर दबाव डाल सकते हैं कि मुस्लिम देश नोबेल के लिए ट्रंप का नाम आगे बढ़ाएं। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को अमेरिका और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से फंड की जरूरत है। ऊपर से उसे भारत के हमले का भी डर है, इसलिए ट्रंप की हर बात मानने को तैयार है पाकिस्तान। अब देखिए, मिल तो लिए, 36 सेकंड की मुलाकात हो गई। अब देखिए जरा पाकिस्तान में लोग क्या कह रहे हैं। हमारे बारे में तो तासुर ये था कि ये फुकरे हैं, भूखे हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है, ना ये लड़ सकते हैं, ना इनके पास असला है, ना ये लड़ सकते हैं, ना इनके पास असला है। समझ रहे हैं बात को? ना लड़ सकती हैं, ना इनके पास असला है, गरीब हैं और ना अमेरिका इंडिया से लड़ सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए, शाहबाज को अपने दोस्तों से उम्मीद है कि कुछ वो ऐसा करें, तो क्या किया एर्दोगन ने। एर्दोगन संयुक्त राष्ट्र में थे, यूनाइटेड नेशंस में। शाहबाज शरीफ भी संयुक्त राष्ट्र में बोलेंगे। एर्दोगन ने यहां कश्मीर का मुद्दा उठाया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, संयुक्त राष्ट्र की तस्वीर। एर्दोगन तुर्की के चीफ और कश्मीर पर बोले। Filistin devletini tanıma kararı alması son derece önemli tarihi bir karardır. अब आपको बताऊं कि एर्दोगन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन भारत ने वहीं करारा जवाब दिया, पाकिस्तान को भी आईना दिखाया। देखिए जरा क्या हुआ, ये मैं आपको बताऊं। दरअसल क्या हुआ यूनाइटेड नेशंस में, ये आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की तस्वीर। एर्दोगन ने कहा, तुर्की के राष्ट्रपति ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया, कहा भारत पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की मदद ले, बातचीत से कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे का हल निकाले। 5 बार यूएन में एर्दोगन कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। भारत के खिलाफ पाक को काफी ड्रोन और हथियार दिए थे। अब बारी थी संयुक्त राष्ट्र में भारत के बोलने की। भारत ने कहा, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, तुर्की से ऐसे बयान की बजाय अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है तुर्की को। और पाकिस्तान को अपने नागरिकों पर बम गिराने से अगर फुर्सत मिले, तब तो वेंटिलेटर पर पड़ी अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक कर पाएगा। यह भारत ने जवाब दिया संयुक्त राष्ट्र में। सोचिए, तुर्की भारत को ज्ञान दे रहा था, लेकिन हकीकत क्या है? तुर्की वो देश है जिसने अड़ोस पड़ोस में कब्जे कर रखे हैं। देखिए, यह नक्शा आपके सामने आ गया साइप्रस का। 1974 में तख्ता पलट के बाद उत्तरी हिस्से पर इसके कब्जा कर लिया था तुर्की ने। तब से 30,000 तुर्की सैनिक वहां तैनात हैं। यूएन भी इसे अवैध कब्जा मानता है। सीरिया 2016 के बाद से तुर्की लगातार सैन्य अभियान चला रहा है और अफरीन और उत्तरी सीरिया के कई हिस्सों पर अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं। अगला मुल्क देखिए, इराक। इराक में तुर्की के 41 सैन्य बेस हैं और 25 किलोमीटर अंदर तक के इलाके पर कब्जा कर रखा है। लीबिया देखिए, 2019 में तुर्की ने भारी हथियार और ड्रोन सैनिक भेजे यहां पर। अभी भी तुर्की के कई सैन्य अधिकारी और भाड़े के सैनिक लीबिया में मौजूद हैं। सोचिए, जो देश अलग अलग देशों पर अवैध कब्जे कर रहा है, वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर खामोश है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, राजा भैया, हथियार और सवाल। राजा भैया का उनकी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा है। उनकी पत्नी ने ट्वीट किया, तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। उनकी पत्नी ने ट्वीट किया और ट्वीट कर दावा किया, कुछ हथियार उन्होंने ट्वीट किया और दावा किया कि ये राजा भैया के। तस्वीर मैं अगली दिखाऊं आपको। बहुत खतरनाक हथियार, ये वो हथियार हैं और उनकी पत्नी दावा कर रही है राजा भैया के। एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये जो आप देख रहे हैं हथियारों की फौज,
तस्वीरें राजा भैया ने भी इसका खंडन किया है। ये जो आप बंदूक देख रहे हैं, एक से एक खतरनाक हथियार है, इसमें डबल बैरल है, राइफल है, AK-47 है, पिस्टल्स हैं। उनका दावा है कि ये राजा भैया के। भानवी सिंह ने अपने पति कुंडा के महाराज यानी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो लगातार राजा भैया के पास अवैध हथियार होने के आरोप लगा रही हैं और पीएमओ से लेकर गृह मंत्रालय तक शिकायत भी कर रही हैं। दूसरी ओर राजा भैया की ओर से आरोपों को खारिज किया जा रहा है। राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह भानवी सिंह के वीडियो और तस्वीरों को एडिटेड बता रहे हैं। अब देखिए, राजा भैया की पत्नी भवानी सिंह ने एक्स पर वीडियो एक शेयर किया, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। वीडियो में अवैध हथियारों के जखीरे को दिखाया गया है। उन्होंने लिखा, खतरनाक अवैध हथियार किसी व्यक्ति के हैं, इसकी जानकारी सबूत सहित देने के बाद सबूत मिटाने और शिकायतकर्ता की सुरक्षा से खेलने का मौका दिया जा रहा है। जिस व्यक्ति पर आरोप है उसका ऑडियो भी उपलब्ध है। भानवी ने यह भी लिखा कि उन्होंने गोली चलाने की बात स्वीकार की। अवैध रिश्तों के खिलाफ सच बोलने के कारण मुझे धमकी दी गई। भानवी सिंह ने किसी यशोधन शेट्टी का भी नाम लिया है इसमें। उन्होंने लिखा है, शेट्टी के खिलाफ शिकायत दुबई पुलिस को दी गई है। दरअसल भानवी सिंह ने 3 जून को पीएमओ को भी लेटर लिखा और राजा भैया पर अवैध हथियार रखने के आरोप लगाए। राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने इन आरोपों को झूठा बताया है। अक्षय प्रताप ने कहा, 10 साल से भानवी अलग रह रही हैं, तो तस्वीर कहां से आई? ये फेक और फर्जी तस्वीर है और एडिटेड तस्वीर है जो भानवी ने शेयर की है। आइए आपको बताऊं, राजा भैया और भानवी के बीच कोर्ट में भी केस चल रहा है, लेकिन राजा भैया का तारुफ और भानवी सिंह का तारुफ। प्रतापगढ़ के कुंडा में भदरी रियासत के राजकुमार है राजा भैया। 1993 से लगातार कुंडा से बाहुबली विधायक हैं। लगातार 7 बार विधायक और 5 बार मंत्री रहे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं। 2022 में पोटा के तहत जेल जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर करीब 47 केस दर्ज हैं। बस्ती राजघराने के कुंवर रवि प्रताप सिंह की तीसरी बेटी हैं। 1995 में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से शादी हुई। बिजनेस करती हैं, उनके पास राजा भैया से ज्यादा संपत्ति है। 2017 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक 7 करोड़ 20 लाख की संपत्ति है। नवंबर 2022 में दिल्ली के साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। उन्होंने क्रूरता के आधार पर राजा भैया से तलाक मांगा है और उसके बाद इस तरह के वो आरोप राजा भैया पर लगातार लगा रही हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं बिहार। आज वहां बैठकों का दौर था और बहुत सियासी हलचल थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से बेड़ा पार होगा। कांग्रेस का दावा यह है कि उन्होंने CWC की बैठक तेलंगाना में की, वहां चुनाव जीत गए, अब बिहार में कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी सीनियर नेता मौजूद थे। राहुल गांधी को मिला था। अगली तस्वीर देखिए, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तस्वीर है और बिहार को ही चुना गया है CWC की बैठक के लिए। राहुल गांधी बिहार में थे और इधर ओवैसी भी बिहार पहुंच गए। असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए देखिए बड़ी भीड़, सबके हाथों में मोबाइल कैमरे आप देख रहे हैं। कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। बिहार में महागठबंधन में सीटों की मारामारी के बीच ओवैसी ने गुगली डाल दी है। तेजस्वी से 6 सीटों की मांग कर गठबंधन को फंसा दिया है। 2020 में सीमांचल में 5 सीट जीतने वाले ओवैसी का प्लान तैयार है। 6 सीटों पर बात बनी तो ठीक, नहीं तो सीमांचल की 24 सीटों पर खेल बिगाड़ने का प्लान है। चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया।
तो ओवैसी ये तेजस्वी से कह रहे थे अभी सीट दे दो, चुनाव के बाद मत कहना कि कोई बैट और बॉल लेकर भाग गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की डिमांड है, ओवैसी ने तेजस्वी से 6 सीटें मांगी हैं। बिहार में 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। ओवैसी पहले भी तेजस्वी से गठबंधन की अपील कर चुके हैं। ओवैसी ने कहा अब फैसला तेजस्वी को लेना है, अगर सीट नहीं दी गई तो लोग समझ जाएंगे कि बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। ओवैसी ने गठबंधन ना करने पर तेजस्वी को चेतावनी दी है, बाद में मम्मी और डैडी मत करना, मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया है। ओवैसी ने तेजस्वी को 2020 चुनाव की याद दिलाई, तब एमआईएम ने बिहार में 5 सीटें जीती थी। सीमांचल में ओवैसी ने लालू के वोट बैंक में सेंधमारी की थी, तब ओवैसी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ दर्जन भर सीटों पर गेम खराब किया था। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी लेकिन सरकार नहीं बना सकी। बाद में ओवैसी के जो 4 विधायक थे वो आरजेडी में शामिल हो गए। सीमांचल के 4 जिलों में 24 सीटें, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में ओवैसी का फोकस है। यहां मुस्लिम वोटर 35 से 70% तक है। अब ओवैसी को लग रहा है कि पहले हम गठबंधन कर लें, कहीं फिर चुनाव जीतने के बाद विधायक उधर ना भाग जाए। सुनिए कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं, ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। ये कौन सा न्याय देंगे? ये भड़काने आएंगे। पहले इतना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था जी, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ था, पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ था, लेकिन हम लोगों ने सभी काम शुरू किया। सबसे पहले स्वास्थ्य के मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर, उसको कुछ नहीं देता था। हमारा स्पष्ट कहना है कि बिहार में कोई भी आए, कोई भी जाए, बिहार में एनडीए बहुत ही प्रभावी रूप से जीत रहा है। अगर कोई भी उसमें समर्थन करता है तो मुझे लगता है हम में से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। वैसे एनडीए फोर्सेज हैं, अब अगर है तो पता पड़ जाएगा, होना भी चाहिए। जो उनके मैं देखता हूँ हमेशा भाजपा के खिलाफ बात करते हैं और करना भी चाहिए। तीन दल, सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी, संगठन हैं, मिलकर अगर एक ताकत बनते हैं तो सबका फायदा है उसमें। आरजेडी हैदराबाद में जाकर सीट थोड़ी न मांगती है, वहां तो हम नहीं जाते हैं किसी से। भाई यहाँ सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जो लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, महागठबंधन लड़ रहा है, जिनको इस लड़ाई का समर्थन करना उनको करना चाहिए। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, दुनिया का सबसे ताकतवर तूफान, सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा। तस्वीर देखिए जरा, जिस वक्त तूफान आया ये उस वक्त की तस्वीर है। ताइवान की तस्वीरें, गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं। बाय बाय। अगली तस्वीर देखिए, शॉपिंग मॉल में पानी घुसाया, शीशे तोड़ते हुए पानी अंदर घुसा है और चारों तरफ तबाही। अगली तस्वीर देखिए, ये लोग सेल्फी ले रहे थे बीच पर, इतनी खतरनाक और बड़ी लहर आई जिसके बाद देखिए लोग गिर गए दूसरी तरफ। अब देखिए सबसे खतरनाक तूफान कहा जा रहा है इसको। रगासा को दुनिया का डेंजरस तूफान माना जा रहा है। रगासा नाम एक फिलिपिनो शब्द से लिया गया, इसका मतलब होता है अचानक तेज गति या जुनूनी। मौसम विभाग ने रगासा को तूफानों का राजा कहा है। इससे यह पता चलता है कि रगासा कितना खतरनाक है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार 212 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बढ़कर 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। आमतौर पर तूफान को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। जो तूफान सबसे खतरनाक हो वो कैटेगरी 5 में आता है। कैटेगरी 5 तूफान का मतलब 157 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए रगासा तूफान को भी कैटेगरी 5 में रखा गया। इसकी रफ्तार कहीं ज्यादा है,
इस तूफान से ताइवान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ताइवान में एक झील का जलस्तर अचानक बढ़ गया और इसकी चपेट में आने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी 124 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और खराब मौसम की वजह से हांगकांग एयरपोर्ट भी बंद है। और बताया जा रहा है कि इस तूफान का असर कुछ और देशों में भी आ सकता है। डर भारत के लिए भी है, लेकिन माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स कहते हैं भारत पर कोई असर नहीं, लेकिन चीन पर असर हो सकता है। आइए और अब बात लाइफ का फंडा की। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। माता का यह रूप बहुत खास है और खास है इस स्वरूप में छिपा फंडा भी। मां चंद्रघंटा लाल रंग का वस्त्र धारण करती हैं। लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है। चंद्रघंटा का वाहन शेर है, जो वीरता और साहस का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, सब में अलग अलग हथियार और सामग्री है। उनके एक हाथ में कमल है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। एक हाथ में धनुष बाण है, जो कर्म और संतुलन को दर्शाता है। खड्ग और तलवार दुष्टों को दंड और न्याय का प्रतीक है। गदा युद्ध में विजय और ताकत का प्रतीक है। त्रिशूल शक्ति और विनाश का प्रतीक है। चक्र समय चक्र यानी कर्म और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। कमंडल त्याग और तपस्या को दर्शाता है। घंटी जागरूकता और बुरी शक्ति नष्ट करने का प्रतीक है। इस तरह माता चंद्रघंटा का स्वरूप लाइफ का एक बड़ा फंडा देता है। हर इंसान के अंदर हालात का सामना करने के लिए ताकत छिपी है, कैसे भी हालात क्यों ना हो, बस उसे पहचानने और कड़ी मेहनत से निखारने की जरूरत है। सारे अस्त्र आपके साथ और आपके अंदर ही हैं। बहरहाल, जहां से जो अच्छा मिले उसे हासिल करें और जिंदगी में अपनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।